हेलो, नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन अभी कक्षा 12th की हिस्ट्री जो है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और आज अपन आपके अध्याय संख्या 14 की बातचीत करेंगे। उससे पहले कुछ विद्यार्थी जो डायरेक्ट नए नए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अपने कक्षा 12 के इतिहास के अंदर टोटल 3 किताबें हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3 करके कुल 3 किताबें हैं। ठीक है। अब इन तीनों किताबों के अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नोट्स तथा उन नोट्स की वीडियो, एमसीक्यू तथा उन एमसीक्यू की वीडियो जो है अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी एनसीईआरटी क्लास 12 भाग 1 नोट्स एंड एमसीक्यू। इसके अंदर आपके जो आपकी भाग 1 की पुस्तक है उसके अध्यायों के नोट्स तथा उनके एमसीक्यू की बातचीत की गई है। और ये एनसीईआरटी क्लास 12 इतिहास भाग 2 नोट्स एंड एमसीक्यू, इसके अंदर आपके भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 जो है उसके अध्याय तथा जो नोट्स है और जो एमसीक्यू है उनकी बातचीत की हुई है। और ये एनसीईआरटी क्लास 12 इतिहास भाग 3 के जो नोट्स और एमसीक्यू के वीडियो है उनकी बातचीत की हुई है। उसके बाद में इनकी जो पीडीएफ है, ठीक है ना, इनके पीडीएफ के लिए जो लिंक है वो आपको इन वीडियो के प्रत्येक कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर इस तरीके से लिख सकते हैं lakshmandhara.com। आप lakshmandhara.com लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पे आपको होम के पास शॉप का बटन दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ आपको कैटेगरी मिल जाएगी कि कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के नोट्स एंड एमसीक्यू और कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के नोट्स एंड एमसीक्यू। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 से 4 कैटेगरी ओपन होगी। पहली कैटेगरी जिसमें केवल नोट्स मिलेंगे, दूसरी कैटेगरी जिसमें केवल एमसीक्यू मिलेंगे, तीसरी कैटेगरी जिसके अंदर नोट्स प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। तो जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक कीजिए, डिटेल देखिए पूरी, और आगे आपसे मेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे और नाम मात्र का पे फीस है जो आप पे करके इनको खरीद सकते हैं, और इनकी पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाएगी और वहाँ से आप उसको पढ़ करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और अन्य कोई प्रकार की समस्या है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। तो अब अपन 14वें अध्याय की करते हैं शुरुआत। आवाज़ बिल्कुल सभी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ओके, चलो। अब इस चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक एक लेके चलते हैं, और इसमें अपन जिसकी बात करेंगे उसका नाम है विभाजन को समझना, यानी जो विभाजन हुआ था उसको समझना है। तो ज़्यादातर चीज़ें अपने जो इससे पहले जो अध्याय पढ़ा था 13वां उससे ही संबंधित है, तो एक एक करके देखते हैं। ओके, सबसे पहला बिंदु है सांप्रदायिकता, यानी जो सांप्रदायिकता शब्द है इसका मतलब क्या है। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। यानी सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, यानी उस स्थिति को कहते हैं जो क्या करती है, धार्मिक समुदायों के बीच में क्या करती है, विरोध और झगड़े का कारण पैदा करती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। तो आपको समझ में आया होगा कि सांप्रदायिक दंगे ऐसे दंगे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर दो धर्मों के बीच में झगड़ा पैदा करने के लिए होते हैं। जैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर दंगा हो जाए तो अपन उसको क्या नाम देते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे होने का मतलब ये हुआ कि दो धर्मों के बीच में विरोध पैदा करना या दो धर्मों के बीच में झगड़ा पैदा करना एक प्रकार से सांप्रदायिकता कहलाता है। आगे है भारत और विभाजन और स्वतंत्रता, यानी भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो विभाजन के दौरान हुए दंगों में विद्वानों के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक रही। अब आपको पता है भारत की आज़ादी तो मिली थी, लेकिन साथ ही साथ अपने को एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि अपना जो भारत का अखंड भारत का जो क्षेत्र था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो हिंदू खेमे का क्षेत्र और दूसरा मुस्लिम खेमे का क्षेत्र, और इस बीच दंगों ने जन्म लिया और इस दंगों के अंदर आम जनता में से लोग जो मारे गए थे उनकी संख्या 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक रही। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि देश का बंटवारा ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। उनका तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों, जिनका 1919 में विस्तार किया गया, का सांप्रदायिक राजनीतिक प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये जो दंगे हुए थे इनका जो राजनीति है उसके ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ा था। पृथक चुनाव क्षेत्र की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का प्रयोग करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों का नाजायज फायदा उठाएं। और इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर जो चुनाव का
प्रबंध किया गया, उसमें हुआ ये था कि राजनीतिकों को ये लालच मिला कि वो सामुदायिक जो नारे हैं उसका प्रयोग करें, एक समूह को, एक धर्म को लीडर करें और धार्मिक समुदायों के व्यक्तियों का नाजायज फायदा उठावे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक असमीयताएं कई कारणों से ज़्यादा पक्की हुई और 1920-30 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव भी उभरे। मुसलमानों की मस्जिद के सामने संगीत, गोरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिश, यानी नव मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाना जैसे मुद्दों पर गुस्सा करवाया गया। तो ये वो कारण है जिसके तहत सांप्रदायिक दंगे भड़कने उठने शुरू हुए। मुसलमानों की जो मस्जिद थी उसके सामने क्या किया जाता था, हिंदू धर्म के संगीत बजाए जाते थे या गोरक्षक आंदोलन चलाए जाते थे, ऐसी बातें होती थी जिससे क्या है कि उन लोगों के अंदर उग्र भावना को जागृत करना रहता था। दूसरी ओर 1923 के बाद तबलीग यानी प्रचार और तमीम यानी संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए और जैसे जैसे मध्यम वर्गीय प्रचार और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदाय में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद करते हुए एक ज़्यादा एकजुटता बनाने लगे। तो इस तरीके की घटनाएं होने लगी थी। आगे, प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे से सामुदायिक के बीच फर्क गहरे होते गए और हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियां भी निर्मित हो गई। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनावों की वजह से हुआ। गर्म हवा फिल्म के नायक ठीक ही कहा कि सांप्रदायिक कलह तो 1947 से पहले भी भारत में होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर भी नहीं उजड़े थे। तो इस चैप्टर के अंदर अपने तथ्य जो है वो बहुत कम है, थोड़ी विस्तृत जानकारी ज़्यादा है, तो आप इन चीज़ों को, लिखी हुई चीज़ों को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, आगे जो बिंदु है विभाजन को समझना। डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिश नीति ने सांप्रदायिक इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले मुस्लिमों के प्रति ब्रिटिश रवैया अनुकूल नहीं था। उन्हें लगता था कि 1857 की क्रांति के जो विद्रोह हुए थे उसमें ये लोग जिम्मेदार थे। यानी डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश नीति थी उसके तहत सांप्रदायिक इस्लाम प्रचार को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मिल गई या एक तरीके का मार्ग मिल गया डिवाइड एंड रूल के अंदर। पहले जो मुस्लिम लोग थे उनके प्रति अंग्रेज़ों का कोई खास मनोबल नहीं था या उनको कोई खास इच्छा नहीं थी। उन्हें लगता था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके जिम्मेदार ये मुस्लिम लोग ही हैं। लेकिन जल्दी उन्हें लगा कि उनके व्यवहार के कारण हिंदू मजबूत हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नीति को उलट दिया। अब वे मुसलमानों के साथ पक्ष लेने लगे और हिंदुओं के खिलाफ हो गए। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक समस्याओं के कारण बंगाल का विभाजन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि केवल 1947 के अंदर ही विभाजन को लेकर के दंगे शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। ये जड़ें जो है वो पहले ही यहाँ बुनती जा रही थी। जैसे यहाँ पे बात करें कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक समस्याओं के कारण बंगाल का विभाजन हुआ। उन्होंने क्या कहा कि प्रशासनिक जो समस्याएं हैं उनके कारण बंगाल का विभाजन हुआ है। बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों का असली उद्देश्य जो था वो था हिंदू और मुसलमानों के बीच में असमानता का बीज बोना। ये बात भी आप ध्यान रखना कि उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था कि उनके बीच असमानता का बीज बोना। 1909 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार, 1909 का जो अधिनियम है उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वासन का अधिकार दिया। अब 1909 की डेट याद रखनी है और इसमें क्या किया गया, जो 1909 का अधिनियम था इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वासन का अधिकार दिया। 1916 में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्तांतरित किया गया और यह हिंदू मुस्लिम एकता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह वास्तव में सामान्य कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता था। फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें केवल कुछ ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। भारत के राजनीतिक संकट को हल करने के लिए लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लेती है क्योंकि पाकिस्तान की नींव इसमें निहित थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। तो यहाँ ये कुछ बातें निकल करके आती है कि मुस्लिम लीग जो कैबिनेट मिशन आता है उसका सपोर्ट करती है क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान की नींव जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी। भारत की राजनीतिक उलझन को सुलझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचे और उन्होंने 3 जून 1947 उन्होंने क्या किया, 3 जून 1947 को अपनी योजना का प्रस्ताव
रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश को दो डोमिनियन स्टेट में विभाजित किया जाएगा, अर्थात भारत और पाकिस्तान। ये बात आपको ध्यान रखना है कि दो डोमिनियन स्टेट में विभाजित करने की बात जो है वो कौन कर रहा है, वो आपका कर रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, जो 3 जून 1947 को एक योजना का प्रस्ताव रखता है जिसमें दो डोमिनियन स्टेट की बात करता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान होगा, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया, और इस बात को कांग्रेस ने भी स्वीकार किया था और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया था। अब विभाजन के बारे में कुछ घटनाएं और तथ्य, जो विभाजन हुआ था इसके बारे में कुछ घटनाएं और तथ्यों की बात करें तो विभाजन के परेशान करने वाले अनुभवों को साक्षात्कार, पुस्तकों और अन्य संबंधित दस्तावेजों द्वारा जाना जा सकता है। बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण विभाजन हुआ, हजारों लोग मारे गए, असंख्यक महिलाओं का बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, सीमा पार लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया गया, लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी में बदल गए, विस्थापित लोगों ने अपनी सभी अचल संपत्ति खो दी, उनकी अधिकांश अचल संपत्ति अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी अलग हो गई, लोगों से उनकी स्थानीय संस्कृति छीन ली गई, फिर उन्हें फिर से नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उनको मजबूर किया गया। अगर हत्याओं की बात करें तो विभाजन के साथ साथ आगजनी, बलात्कार, लूटपाट, पर्यवेक्षकों और विद्वानों ने कभी कभी सामूहिक पैमाने पर विनाश या वध के प्राथमिक अर्थ के साथ अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो मंजर था बंटवारे का, ये कितना भयंकर था। आगे बात करें विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कई घटनाएं हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए ईंधन दिया, यानी उसके अंदर आग लगाई, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से। सबसे पहले बात करें धर्म का राजनीतिकरण, 1909 में पृथक निर्वासन के साथ शुरू हुआ, यानी धर्म का जो राजनीतिकरण है वो 1909 में पृथक निर्वासन का मतलब, इस बात को अपन राजनीति भाषा में लेकर के नहीं, सीधा सीधा यूं समझते हैं कि पृथक मतलब है अलग निर्वासन, अलग निर्वासन। भाई जो कमजोर है ऐसे मान लो कि पृथक निर्वासन की व्यवस्था की गई, भाई हिंदू के लिए अलग निर्वासन मंडल होगा और मुस्लिम के लिए अलग निर्वासन मंडल होगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं धर्म का राजनीतिकरण शुरू होता है। 1909 में भारत की औपनिवेशिक सरकार ने इसे और मजबूत कर दिया। सामुदायिक पहचानों ने अब विश्वास और विश्वास में सरल अंतर का संकेत नहीं दिया, वे समुदायों के बीच सक्रिय विरोध और शत्रुता के कारण बन गए। 1920 और 30 के दशक में सांप्रदायिक पहचानों को आगे बढ़ाया गया, जो कि संगीत से पहले रज्जिद द्वारा गो रक्षक आंदोलन, आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन द्वारा किया गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सांप्रदायिक जो कार्य कृत्य है वो सामने आने लगते हैं, जैसे संगीत वाला हो गया और ये शुद्धि आंदोलन हो गया, ये सारे। आगे मध्यम वर्ग के प्रचारक और सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने अपने समुदायों के भीतर एकजुटता बनाने और अन्य समुदाय के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की मांग उठाई, और सांप्रदायिक दंगे समुदायों के बीच एक गहरा अंतर ले लिया, यानी समुदायों के लोगों ने अपना संगठन बनाया, हिंदू लोगों ने संगठन बनाया, मुस्लिम लोगों ने संगठन बनाया, और ये क्या करने लगे, आपस में सांप्रदायिक दंगे करने लगे। आगे जो बिंदु है वो है आपके विभाजन के कारण, यानी जो विभाजन थे इसके क्या कारण है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का टू नेशन थ्योरी यानी औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिन्हें मध्य युगीन इतिहास में देखा जा सकता है, ये बात जो थी। उसके बाद में फूट डालो और राज करो की नीति भी विभाजन का कारण बनती है। 1909 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए 1919 में विस्तारित मुसलमानों के लिए पृथक निर्वासन क्षेत्र से सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति को महत्वपूर्ण रूप मिल गया। देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू मुस्लिम संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे, ये भी एक विभाजन का कारण था। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष और कट्टरपंथी बयानबाजी और मुस्लिम जनता पर विजय प्राप्त किए बिना केवल रूढ़िवादी मुसलमानों और मुस्लिम जमींदार अभिजात वर्ग से संबंध रखना, यह भी एक विभाजन का आधार था। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्ता उपायों की मांग की गई, और यह भी एक प्रमुख कारण था। आगे बात करें 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसके अंदर क्या स्थिति रही थी और उसके क्या परिणाम निकले। तो 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में बहुमत हासिल किया था और 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों पर सरकार बनाई थी, यानी टोटल 11 प्रांत थे। 11 में से कांग्रेस ने 5 प्रांतों पर जीत हासिल की थी, और उसके बाद में इन्होंने जोड़ दिए 5, 6 और 7, 2 और जोड़ दिए कहीं से संगठन करके, टोटल 7 जो प्रांत थे उनके ऊपर इन्होंने सरकार बनाई थी। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने बुरी तरह से प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने भी खराब प्रदर्शन किया। जो मुस्लिम लीग है उसने भी यहाँ पे बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, और
आरक्षित श्रेणियों के कुछ सीटों पर कब्जा कर लिया। संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पास पूर्ण बहुमत था। यानी संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग ने कहा कि हम आपके साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस के पास में जो था वो पूर्ण बहुमत था। कांग्रेस ने मना कर दिया कि भाई साहब हमारे को आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। इस अस्वीकृति से लीग के सदस्यों को विश्वास हो गया कि उन्हें राजनीतिक सत्ता नहीं मिलेगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। लीग ने यह भी माना कि केवल मुस्लिम पार्टी ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है जो हमारे को मौका नहीं देगी। यहाँ से कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जो भावना है वो चेंज हो जाती है कि भाई साहब ये जो कांग्रेस है वो एक हिंदुओं की पार्टी है, इसमें ये अपना कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी या अपनी कोई भी बात नहीं रखेगी। 1930 के दशक में लीग का सामाजिक समर्थन काफ़ी छोटा और कमज़ोर था, इसलिए लीग ने सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने सामाजिक समर्थकों का विस्तार करने के लिए उत्साह से काम किया। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया, उन्हें लगा कि जब तक अपना राजनीतिक जो प्रभुत्व हासिल नहीं हो जाता तब तक अपन कुछ नहीं करते, और इन्होंने 1930 के दशक के बाद में जितने भी मुस्लिम बहुल वाले जो क्षेत्र थे जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा थी वहाँ पे गए, सामाजिक समर्थन हासिल किया और उत्साह के साथ में इन्होंने काम किया। कांग्रेस और उसके मंत्रालय लीग के फैसले से घृणा और संदेह का मुकाबला करने में विफल रहे और मुस्लिम जनता पर विजय पाने में कांग्रेस विफल रही। आरएसएस और हिंदू महासभा के विकास ने भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में अंतर को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि आरएसएस जो था ये एक प्रकार का हिंदू संगठन है, ठीक है ना। हिंदू संगठन है तो हिंदुओं को प्रचार करेगा या हिंदुओं को बढ़ावा देगी, तो ये चीज है। आगे बात करें पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है वो किस तरीके से होता है, तो देखो 23 मार्च कब की बात है, 23 मार्च 1940 को लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग की गई। यानी 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें कहा गया कि जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र हैं उनको स्वायत्तता चाहिए। इस संकल्प ने विभाजन या एक अलग राज्य का कभी उल्लेख नहीं किया था। इसमें ऐसा नहीं कहा गया था हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा कतई नहीं कहा गया। इससे पहले 1930 में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र को एक बड़े संघ के भीतर स्वायत्त इकाई फिर से शामिल करने की बात की। उन्होंने अपने भाषण के समय एक अलग देश की कल्पना नहीं की थी। मुस्लिम लीग का कोई भी नेता पाकिस्तान के बारे में स्पष्ट नहीं था। स्वायत्त देश की मांग स्वायत्त क्षेत्र की मांग 1940 में की गई और 7 वर्षों के भीतर ही विभाजन हो गया। यानी इन्होंने बात की थी स्वायत्तता की, न कि विभाजन की, और 1940 में स्वायत्तता की बात निकल के आती है। और आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ तो बात निकली थी, लेकिन जो ये है 1940 के बाद 7 वर्षों के भीतर भीतर यानी 1947 में एक अलग राष्ट्र भी बन गया था। यहाँ तक कि जिन्ना ने शुरुआत में पाकिस्तान को अंग्रेजों को कांग्रेस को रियायत देने और मुसलमानों के लिए उपकार करने से रोकने के लिए सौदेबाजी के औजार के रूप में देखा होगा। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके विभाजन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं और बातचीत पर फिर से चर्चा। यानी 1945 में ब्रिटिश कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन जिन्ना की काउंसिलिंग के सदस्यों और सांप्रदायिक वीटो के बारे में असंबद्ध मांगों के कारण ये चर्चा टूट गई थी। यहाँ जो आपके मुस्लिम लीग के जो सदस्य है आपके ये जिन्ना साहब कुछ ऐसी मांगे रखते हैं कि कांग्रेस उसके ऊपर राजी नहीं थी। उनको वीटो पावर चाहिए था, लेकिन वीटो पावर के बारे में कांग्रेस ने मना कर दिया कि इतनी शक्तियां मुस्लिम लीग को नहीं दी जा सकती, तो ये चर्चा टूट गई। और 1946 में फिर से प्रांतीय चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश किया और लीग मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल करने में सफल रही। अब 1946 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो है मुस्लिम लीग का काफी प्रदर्शन अच्छा रहा। मुस्लिम लीग की आरक्षित सीटों पर कब्जा करने की लीग की सफलता शानदार थी। इसमें केंद्र के सभी 30% जो आरक्षित सीटों थी उसमें से प्रांतों की 509 सीटों में से 442 सीटें वो जीत ली थी। इसलिए 1946 में लीग ने खुद को मुस्लिमों के बीच प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित किया था। आगे कैबिनेट मिशन जो है वो आता है, यानी इस किताब के अंदर जो आपके बिंदु दिए थे उन्हीं को ही इसमें लिया हुआ है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीति ढांचा बनाने के लिए आया और कैबिनेट मिशन ने भारत को 3 स्तरीय परिसंघों के साथ एकजुट करने की कोशिश की। इसमें प्रांतीय विधानसभा को 3 भागों में बांटा,
हिंदू बहुमत वाले क्षेत्र को ए, जबकि बी और सी उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर के जो मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र थे, जो इधर तो अपने उत्तर पश्चिम में तो आ जाएगा पाकिस्तान, और उधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आ जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है। कैबिनेट मिशन ने एक कमजोर केंद्र का प्रस्ताव किया और प्रांतों को मध्यवर्ती स्तर के अधिकारियों एवं और संयम की विधायिका स्थापित करने की शक्ति होगी। प्रारंभ में सभी पक्ष सहमत थे, लेकिन बाद में लीग ने मांग की कि समूहन को अनिवार्य किया जाना चाहिए और संघ से अलग करने का अधिकार होना चाहिए, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को समूह में शामिल कर का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसलिए मतभेद के कारण बातचीत टूट गई थी। अब कांग्रेस को इस विफलता के बाद होश आया कि विभाजन अपरिहार्य हो गया है और इसे दुखद लेकिन अपरिहार्य रूप ले लिया। लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के विचार का विरोध करते रहे। ये दो महान व्यक्ति है जो जो इस विभाजन का विरोध करते रहे, लेकिन बाकी सब लोगों ने कह लिया कि कोई बात नहीं, अब स्थिति ऐसी हो गई है तो विभाजन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। आगे वर्ष 1946 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें क्या चीजें आई, तो कैबिनेट मिशन के हटने के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग को जीतने के लिए सीधी कार्रवाई का फैसला लिया और 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया। इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब घोषित किया? 16 अगस्त 1946 में। और शुरू में कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और धीरे धीरे उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में भी दंगे भड़क गए। मार्च 1947 में कांग्रेस ने दो हिस्सों में पंजाब का विभाजन स्वीकार किया, एक मुस्लिम बहुमत और दूसरा हिंदू सिख बहुमत वाला होगा। और इसी तरह बंगाल में भी विभाजन की बात को स्वीकार कर दिया गया। यानी मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई सीधे दिवस घोषित कर दिया और इन्होंने कलकत्ता में दंगे भड़का दिए। और उसके बाद में मार्च 1947 के अंदर जो कांग्रेस है, इसने पंजाब के दो हिस्से, एक तो मुस्लिम बहुमत वाला और दूसरा हिंदू सिख वाला। आज अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, ठीक है ना, सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का, उसके अंदर कई सारे जो है वो मुस्लिम लोग हैं। और इधर अपन भारत में बात करें तो ये हिंदू सिख वाला जो बहुमत वाला है वो तो भारत में है, और पंजाब में जो रह गया सिंध वाला क्षेत्र वो पाकिस्तान में। और इसी के साथ बंगाल के विभाजन का भी बात इसमें तय हुई थी। आगे बात करें कानून का नाश, यानी कानून का किस तरीके से नाश हो गया। वर्ष 1947 में बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ, देश के शासन संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, प्राधिकरण का पूर्ण नुकसान हुआ। ब्रिटिश अधिकारी निर्णय लेने के में अनिच्छुक थे और ये नहीं जानते थे कि स्थिति को कैसे संभाला जाना चाहिए। ब्रिटिश भारत छोड़कर जाने के लिए तैयार थे। गांधी जी को छोड़कर शीर्ष नेता आज़ादी के संबंध में बातचीत करने में लगे हुए थे। प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय सिविल सेवक अपने स्वयं के जीवन के लिए चिंतित थे। समस्या तब जटिल हो गई कि जब सैनिक और पुलिस कर्मियों ने अपने पेशेवर या प्रतिबद्धता को भुला दिया और अपने धर्मनिरपेक्ष की मदद की और अन्य समुदायों पर हमला कर दिया। यानी गांधी जी यहाँ चिंतित थे, बाकी वाले सब अपने अपने मामले में लगे हुए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ की जो पुलिसकर्मी और जो सैनिक जो लोग थे, उन्होंने जो प्रतिबद्धता थी वो तो भुला दी, लेकिन इन्होंने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष, यानी जो हिंदू था वो हिंदू की सपोर्ट कर रहा था और जो मुस्लिम था वो मुस्लिम का सपोर्ट कर रहा था। यानी इन लोगों ने आपसी जो वैमनस्य उत्पन्न कर लिया और इन्होंने एक दूसरे की मदद करने की बजाय अपने ही धर्म के लोगों के समुदायों पर इन्होंने हेल्प की। बाकी के जो समुदाय थे या बाकी समुदाय के जो सदस्य थे उनके ऊपर इन लोगों ने हमला बोल दिया था। ठीक है। विभाजन के दौरान महिलाओं की स्थिति, विभाजन के दौरान महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, अपहरण किया गया, उन्हें बेचा गया, अज्ञात परिस्थितियों में अजनबी के साथ नया जीवन बचाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। तो विभाजन में सबसे ज्यादा बदतर जो स्थिति रही थी वो महिलाओं की रही थी। अब उस समय महिलाओं ने क्या कंडीशन थी या उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की थी वो ही जानती है, क्योंकि अपन तो सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ करके महसूस कर सकते हैं, बाकी उस समय कितनी मतलब समस्याएं आई होगी, किस तरीके से हैंडल की होगी चीज़ों को, तो वो लोग किस तरीके से इस परिस्थिति से बाहर आए हैं सिर्फ वही जानते हैं। कुछ ने अपनी बदली हुई परिस्थितियों में एक नया पारिवारिक बंधन विकसित करना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों ने भावनाओं को समझने में कमी दिखाई और कभी कभी महिलाओं को अपने नए रिश्तेदारों से दूर भेज दिया। उन्होंने संबंधित महिलाओं से सलाह नहीं ली और फैसले लेने के अपने अधिकार को कम कर का आका। इसलिए जब पुरुषों को डर था उनकी महिलाएं, पत्नियां, बेटियां, बहनों को दुश्मन द्वारा उल्लंघन किया जाएगा,
तो उन्होंने अपनी महिलाओं को ही मार डाला। रावलपिंडी के गांव की घटना हुई जहां 90 सिख महिलाएं स्वेच्छा से बाहरी लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए कुएं में कूद गई। तो देखो आप, मतलब अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए ये 90 महिलाएं जो है वो कुएं में कूद जाती है। इन घटनाओं को शहादत के रूप में देखा जाता है या देखा गया था। यह माना जाता है कि उस समय के पुरुषों को महिलाओं के निर्णय को साहसपूर्वक स्वीकार करना पड़ता था और कुछ मामलों में उन्हें खुद को मारने के लिए मना लिया था। तो आप देख सकते हैं कि विभाजन की स्थिति जो थी वो कितनी भयानक थी। विभाजन के दौरान महात्मा गांधी की भूमिका। गांधी जी ने शांति बहाल करने के लिए पूर्वी बंगाल के गांवों का दौरा किया। बिहार के कुछ गांवों ने जब कलकत्ता और दिल्ली में सांप्रदायिक हत्या को रोकने और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को आश्वासन करने के लिए दंगे किए। पूर्वी बंगाल में उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया, जबकि दिल्ली में उन्होंने हिंदुओं और सिखों से कहा कि मुसलमानों की रक्षा करें, आपसी विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश करें। महात्मा गांधी जी जो थे कतई विभाजन से खुश नहीं थे और वो इन दंगों को रोकने के लिए मरते दम तक प्रयास करते रहे। विभाजन में क्षेत्रीय विविधता। अब विभाजन के अंदर क्षेत्रीय विविधता क्या थी? तो विभाजन एक प्रकार का नरसंहार हुआ था और हजारों लोगों की इसमें जाने गई थी। पंजाब में पाकिस्तानी पक्ष से भारतीय पक्ष के लिए हिंदू और सिख आबादी का एक बड़ा विस्थापन था और भारतीय पक्ष से पंजाबी मुसलमानों का पाकिस्तान का विस्थापन हुआ, यानी पंजाब से इधर गए और उधर से इधर आए। और पंजाब में लोगों का विस्थापन बहुत ही कष्टप्रद था। संपत्ति लूट ली गई, महिलाओं को मार दिया गया, अपहरण कर लिया गया, बलात्कार किया गया, बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। बंगाल में लोग छिद्रपूर्ण सीमा के पार चले गए। पीड़ित पंजाब की तुलना में बंगाल में कम केंद्रित और उत्तेजित थे। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम आबादी कुल विस्थापन मतलब नहीं था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के कुछ मुस्लिम परिवारों भी 1950 और 1960 की शुरुआत में पाकिस्तान चले गए थे। जिन्ना के धर्म पर आधारित दो राज्यों का सिद्धांत विफल हो गया जब पूर्वी बंगाल ने इसे पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर दिया और 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। तो जब आजाद हुआ था भारत, उस समय एक तो पाकिस्तान बना था और दूसरा आपका ये बांग्लादेश बना था। लेकिन बांग्लादेश से और पाकिस्तान से डिस्टेंस जो है काफ़ी दूरी पर पड़ता है और इन दोनों का प्रशासन हैंडल करना सही नहीं लगा और पाकिस्तान से बांग्लादेश ने 1971 में खुद को अलग कर लिया था। ठीक है, और अब इसके कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। लखनऊ समझौता दिसंबर 1946 में हुआ। यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिससे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी, के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव को स्वीकारा। समझौते ने कांग्रेस के मध्य मार्गियों, अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीति मंच प्रदान किया। यानी जो लखनऊ समझौता हुआ था इसके अंदर क्या किया, दिसंबर 1916 में हुआ था, ठीक है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। आर्य समाज 19वीं सदी के आखिरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी, यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन खास तौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में शुरू किया गया, यानी 1906 में ढाका में शुरू हुई थी। जल्द ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई और 1940 के दशक में पार्टी भारतीय उपमहाद्वीप में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी। यानी 1906 में बनी थी और 1940 के दशक में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र का ये लीडर बन गई और पाकिस्तान की मांग करने लगी। महासंघ या परिसंघ यानी आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफी हद तक स्वायत्त या संप्रभु राज्यों का संघ जिसकी केंद्रीय सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होती है, उसे कहते हैं महासंघ। मस्जिद के सामने संगीत, तो ये अपन ने बातचीत कर ली थी। हिंदू महासभा यानी हिंदू महासभा का जो गठन है 1915 में हुआ। ये एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। तो आपको पता है नाम में हिंदू महासभा जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों के बीच में सांप्रदायिक दंगे करवाने में तो कम रहेगी नहीं। ठीक है, आगे यूनियनिस्ट पार्टी जो है पंजाब में हिंदू मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी है। ये पार्टी 1923 से 47 के बीच काफी ताकतवर रही है। तो इसका संबंध कहाँ कहाँ से है? पंजाब में हिंदू और मुसलमानों के संबंधित है। ठीक है, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान, ये दो नाम है। ठीक है ना, इसमें देखो
पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान, जिसमें पंजाब, अफगान, कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान नाम से कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमान अली ने 1933 और 35 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। रहमान अली ने एक नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था और 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुसलमान नेताओं ने भी इस पर विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। ध्यान रखना, पाकिस्तान की जो कल्पना है या जो नाम है ये आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो एक छात्र है उसने दिया था। छात्र का नाम क्या है? चौधरी रहमान अली। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये डेट आ गई, तो आप ये डेट आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, तो आप ये सारी डेट देख लेना। ठीक है ना, 1946 में प्रांतों में चुनाव हुए थे, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे आपके पीडीएफ के सब के। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसके एमसीक्यू प्रश्नों में, तब तक के लिए बाय बाय।